गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग बात किए थे किसके बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके आगे के टॉपिक जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में, लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप अर्थात लैंगिक रूढ़िवाद। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवाद के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लैंगिक रूढ़िवादिता होता क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता से तात्पर्य यहाँ पे ऐसे कार्यों से है जिसे समाज परंपराओं के द्वारा स्त्री एवं पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह उन्हीं कार्यों को करे। जब लिंग आधारित कार्यों को एक रूढ़ि या परंपरा के रूप में देखा जाता है तब यह लैंगिक रूढ़िवादिता जो है कहलाती है ना भाई। किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं उसको करने के लिए किसी भी रूढ़ि से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाज में भी अनेक प्रकार की लैंगिक रूढ़िवादिताएं व्याप्त हैं, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, चाहे वो रूढ़िवादिताओं के रूप में सती प्रथा हो, बुर्का प्रथा हो, खिलौनों से संबंधित हो, बोलचाल से संबंधित हो, या कोई भी ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ पे रूढ़िवादिता हमको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें समाज में व्याप्त जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, उसके बारे में कुछ हम बात करना चाहें तो आप देखे होंगे, अगर मैं पहले बात करूं कि खिलौने की अगर बात करूं तो आप देखे होंगे कि बालिकाओं के लिए कौन से खिलौने होते हैं, बालकों के लिए कौन से खिलौने होते हैं। तो बालिकाएं जो है जनरली गुड़िया, रसोई के बर्तन इत्यादि से खेलते हैं, जबकि बालक जो है कार, बंदूक, जहाज इत्यादि चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं। बोलचाल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो लड़कियां हैं वो धीरे सौम्यता के साथ आंखें झुकाकर चलना और बोलना के काम करती हैं। वहीं पे बालकों के द्वारा जो है जोर से और विश्वासपूर्ण भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। पोशाक के बारे में बात करें तो लड़कियां जो है फ्रॉक, सलवार सूट, साड़ी, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि उसमें कुछ जीन्स टॉप भी पहने हैं। लेकिन बालकों के लिए यहाँ पे फिक्स है कि वो फ्रॉक, सलवार सूट, साड़ी नहीं पहन सकते। उनके लिए पैंट, शर्ट, जीन्स इत्यादि जो कपड़े हैं वहाँ पे सुटेबल माना गया है। भोजन के दृष्टिकोण से बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण से जो है सात्विक पौष्टिक भोजन बालिकाओं को करना चाहिए, और बालकों को क्योंकि वो तेज तर्रार और बहादुर होते हैं इसलिए उसको मांसाहारी भोजन करना जो है उचित ठहराया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो समाज ने महिलाओं की शिक्षा को एक घरेलू सीमा तक या घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित करके रख दिया है, जबकि जो बालकों के लिए शिक्षा है वो घरेलू सीमा से कहीं आगे बढ़कर है और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंचा है। और इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर इत्यादि जो है पेरेंट्स के द्वारा जो है अपने बालकों के लिए एक जो क्षेत्र है वो चुना जाता है या समझा जाता है कि वैसा करना चाहिए। चिंतन के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो लड़कियां जो है सामंजस्यपूर्ण जो चिंतन है वो करती हैं। बालकों के लिए बात करें तो वो आक्रामक और तार्किक होते हैं। निर्णयाधिकार के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो बालकों के लिए, जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो निर्णय का अधिकार किसके पास होता है? पिता के पास, पति के पास या पुत्र के पास। लेकिन बालकों के दृष्टिकोण में ये क्या होता है? स्वयं के द्वारा होता है। इसी प्रकार से हम अगर बात करें स्वतंत्रता, तो बालिकाओं के लिए सीमित स्वतंत्रता होती है और लड़कों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता होती है। धार्मिक कार्य की अगर मैं बात करूं तो धार्मिक बंधन में लड़कियां जो है बंधी रहती हैं और बालक द्वारा जो यह इच्छा अनुसार किया जाता है या तो नहीं भी किया जाता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये परिवार, स्कूल और घर तक ही सीमित होते हैं, जबकि ये संपूर्ण समाज में अपनी क्रियाशीलता का प्रदर्शन या कार्य क्षेत्र जो है इनका रहता है। रोजगार के आधार पर अगर बात करूं तो रोजगार के आधार पे ये परतंत्र होते हैं, विचार मुक्त होते हैं, युक्त होते हैं, सॉरी, है ना, क्योंकि ये पूरी तरीके से पिता पर, पुत्र पर, पति पर आश्रित होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनको रोजगार से संबंधित चीज़ों के लिए स्वयं फैसले लेने का अधिकार नहीं है, जबकि बालक जो है इसमें स्वयं स्वतंत्र होता है अपने क्षेत्र को चयन करने के लिए। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि लैंगिकता के अनुसार गुणों का अगर वर्गीकरण किया जाए, है ना, लैंगिकता के अनुसार अगर गुणों का वर्गीकरण किया जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ स्त्रियों से संबंधित गुण या स्त्रियोचित गुण हम बात करते हैं, है ना, और एक तरफ पुरुषोचित गुण बात करते हैं, पुरुषोचित गुण बात करते हैं। तो यहाँ अब अगर मैं हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे परतंत्रता होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कमज़ोर,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। उसके संबंधित जो गुणों की व्याख्या यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये शक्तिशाली हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये अगर हम अक्षम मान लें किसी भी चीज़ के लिए, तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सक्षम हो जाते हैं, है ना भाई। अगर हम इसको अपरिपक्व बोलेंगे, अपरिपक्वता से संबंधित विशेषण यहाँ पे देंगे, तो ये किनका, इनका क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। ये धैर्यवान कहलाते हैं, ये अधीर कहलाते हैं, है ना भाई। ये आज्ञाकारी हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इनको जो है आज्ञाकारी होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और ये जो है क्या होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इस तरीके से अनेक ऐसे स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुण हैं जिसमें विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग और भी अनेक सारी चीज़ें जैसे बात कर सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो है इनको डरपोक समझा जाता है महिलाओं को, तो वो जो है कठोर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, डरपोक नहीं होते, है ना। इत्यादि चीज़ें हम इसमें बात कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि ये जो लैंगिक रूढ़िवादिता है या फिर लैंगिक भूमिका है या लैंगिक पक्षपात है, तो इन सब का परिणाम क्या होता है। तो उन परिणामों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से इनमें जो है ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे परिणाम होते हैं इन सभी चीज़ों का मानने का, तो उसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं परिणाम के अंतर्गत। परिणाम के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट होती है। स्त्रियों की स्थिति में जो है यहाँ पे गिरावट होता है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट कैसे, लैंगिक पक्षपात हो, चाहे वो लैंगिक रूढ़िवाद हो, भूमिका हो, है ना, इसका सीधा प्रभाव जो है स्त्रियों पर पड़ता है। और लैंगिकता के आधार पर पुरुष स्त्रियों का निरंतर शोषण जो है किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है दयनीय और चिंताजनक होती जा रही है। उन्हें मुख्य धारा से अलग करके रखा जाने का प्रयास किया जाता है, उनको विधि सम्मत अधिकार भी प्रदान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन सब के कारणों से क्या होता है, ये निम्नतम स्थिति में होते जा रहे हैं या फिर इनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो क्या है, मनोवैज्ञानिक विकारों की उत्पत्ति। विकारों की उत्पत्ति यहाँ पे हम देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत क्या है, स्त्रियों को केवल लैंगिक या आधार पे किसी कार्य को करने से वंचित किया जाता है, तो उनसे क्या होता है, उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह रखा जाता है, तो स्त्रियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करती हैं और अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विकारों से जो है वो ग्रसित हो जाती हैं। जैसे चिंता है, तनाव है, कुंठा है ना, भगनासा है, इत्यादि जो चीज़ों से वो कुंठित हो जाती हैं और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक विकार उनमें जो है उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य। तीसरा बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट। ठीक है, इन सभी मुद्दों के कारण क्या होता है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाती, बल्कि शारीरिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव जो है उसमें पड़ने लगता है। इनके कारण से लड़कियों तथा स्त्रियों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं प्राप्त हो पाता है ना भाई, जिस कारण से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण से स्त्री मृत्यु दर में वृद्धि होने लगती है। अगर हम बात करें, वर्ष 2014 में एक रिपोर्ट आई थी यूएनओ की, है ना, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि भारत में जो है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे विश्व में सर्वाधिक जो मातृ मृत्यु दर है वो देखा गया है। मातृ मृत्यु दर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन से देश में है, भारत में है। यूएन के अनुसार अगर हम बात करें तो 2013 में गर्भावस्था, है ना भाई, 2013 में जो है गर्भावस्था अथवा बच्चों को जन्म देने में आई समस्या के फलस्वरूप 2.89 लाख जो महिला है ना, महिला में से 17%, अर्थात अगर हम बात करें 17%, तो लगभग जो है 50,000 जो महिलाएं हैं उनकी जो है यहाँ पे मौत हो गई थी। किस कारण से, क्योंकि उसको पोषण आहार सही नहीं मिल रहा था। इन सब चीज़ वजह से उनको जो है यहाँ पे इस तरीके की समस्याओं का सामना
करना पड़ा। अगले पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है। इन सब कारणों से क्या हुआ है, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि देखी गई है ना। ये सब के कारण जो है कन्या भ्रूण हत्या, वधू मूल्य, पर्दा प्रथा, बहुविवाह इत्यादि जो है काफ़ी चीज़ों नेगेटिव चीज़ों का जो है यहाँ उत्पत्ति या जन्म जो है होते जा रहा है। पांचवा पॉइंट हम बात करें तो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों का जो है हनन यहाँ पे महिलाओं का हो रहा है ना। मूल अधिकारों के अंतर्गत चाहे वो धर्म, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पे जो समानता का दृष्टिकोण हो या अन्य चीज़ों का, सभी स्थिति में अगर हम आकलन करें तो यहाँ पे निश्चित ही उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। छठवां पॉइंट हम बात करते हैं कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता। श्रमिकों की अनुपलब्धता है ना, ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिसके अंतर्गत जो है ये विभिन्न कारण जो हमने अभी देखा वो कहीं ना कहीं स्त्रियों को एक निश्चित प्रकार की भूमिकाओं में सीमित कर दिया गया है, जिससे महिलाएं केवल घरेलू एवं परंपरागत कार्य तक ही सीमित हो गई हैं। जाहिर सी बात है, यदि किसी में एबिलिटी है कि वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती है, लेकिन इन सब के कारण उनको एक घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया है, घरेलू कार्यों को करने के लिए कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है दिक्कत तो करेंगे ही, परेशानी तो करेंगे ही, है ना भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि उसको घर में बंधन में रखना आई थिंक बेकार चीज़ है। उन सभी चीज़ों को हमको यहाँ पे हटना है उन सभी चीज़ों से, है ना। इसके बाद फिर हम लोग अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि श्रम संसाधनों में कमी हो जाती है ना। श्रम संसाधनों में कमी, श्रम संसाधनों में कमी हो जाती है ना। इन सब की वजह से जाहिर सी बात है मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगी तो बहुत सारी परेशानियां वहाँ पे होंगी ही, और समाज जिससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके कारण से जो है सामाजिक बुराइयां जो है आती हैं, सोशल इविल जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो सामाजिक बुराइयों में यहाँ इजाफा हुआ है, जिस कारण से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, विधवा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, यौन उत्पीड़न इत्यादि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उसकी भूमिकाओं को सीमित कर दिया है ना। सामाजिक विघटन का ये सबसे बड़ा कारण है। इससे जो है समाज जो है विघटन की ओर जाता है, जिससे हानि समाज को ही है, राष्ट्र को ही है ना। अगले पॉइंट के बारे में हम अगर बात करें तो ये राष्ट्र के विकास में भी बाधक है। जाहिर सी बात है राष्ट्र विकास में बाधा होगी ही। जहाँ पे महिला पुरुष दोनों अपनी भूमिकाओं को निभाएंगे तो वो देश, वो राष्ट्र उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बलशाली होगा, मजबूत होगा, है ना भाई। लोकतांत्रिक विकास में भी यहाँ पे हम बाधा देखते हैं। लोकतांत्रिक विकास, जाहिर सी बात है भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले जो है अस्तित्व में आया है। तो लोकतांत्रिक विकास में यहाँ पे बाधा आएगी ही, क्योंकि यहाँ पे एक जो उसका फैक्टर है जिसको हम महिला नाम से जानते हैं वो निष्क्रिय रूप में वहाँ पे बैठ जाएगी, है ना। इस कारण से क्या होगा, आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आएगी, है ना। तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास में भी यहाँ पे बाधा जो है हमको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो ये, चाहे हम जेंडर भूमिका के बारे में बात करें, पक्षपात के बारे में बात करें, या फिर हम बात करते हैं रूढ़िवादिता के बारे में, तो इनसे कहीं ना कहीं जो है हमको नुकसान ही होने वाला है। तो नुकसान ना हो इसलिए हमको इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए, और समाज में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे कोई भी चीज़ें जो है ना तो हम रूढ़िवादिता करें और ना ही उनके लैंगिक भूमिकाओं का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उनको दे दें और वैसे ही बनने के लिए उनको विवश करें। यदि वो घर के बाहर काम करना चाहती हैं तो निश्चित उसको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, है ना। जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका, अनेक परिणाम जो है हम देखते हैं, जिससे जो है समाज को और देश को दोनों को ही क्षति पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका इलाज केवल एकमात्र ये है कि हमको इस प्रकार के कोई भी हरकत, चाहे वो पक्षपात से रिलेटेड हो, है ना, या फिर वो भूमिका से रिलेटेड हो, या फिर वो जो है रूढ़िवादिता से रिलेटेड हो, है ना, रूढ़िवादिता से रिलेटेड हो, इन सभी चीज़ों का हमको परित्याग करना चाहिए और ऐसे गुणों को समाज में व्याप्त करना चाहिए, फैलाना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, जिससे राष्ट्र का, देश का विकास संभव हो सके। रूढ़िवादिता का यहाँ पे पक्षपात से कैसे अंतर है, एक चीज़ हम उसको देख लेते हैं। रूढ़िवादिता जो है एक परंपरा, एक रीति रिवाज के रूप में शुरू में उभर के सामने आया,
और जब उभर के सामने आए तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है एक जड़ की तरह पूरा मतलब सबको जकड़ती चली गई, और परिवार, परिवार से समाज, समाज से फिर वो एक समुदाय में जो है पूरी तरीके से बट गया। और प्रत्येक व्यक्ति जब उसको पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने लगा उस नियम को, उस रीति रिवाज को, और क्योंकि उससे किसी एक व्यक्ति विशेष को नुकसान हो रहा है, इसलिए उसको वहाँ पे रूढ़िवादी विचारधारा कहा गया। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, वेश्यावृत्ति है, बहुपत्नी प्रथा है, तो ये सारी चीज़ें जो है रूढ़िवादिता का उदाहरण के अंतर्गत आता है। और ये सभी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, एक स्वस्थ समाज के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, तो इसी तरीके के आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बनी रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यह क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।